अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। ध्यान से देखिए साहब, हम लोग डेविएशन वगैरह निकालना तो सीख लिए थे, है ना। आइए कुछ क्वेश्चंस और इस पे करते हैं, जो कि आपको क्या दे देगा बेटा, फील दे देगा। क्या दे देगा, फील दे देगा। अच्छा कैसे, तो ध्यान से देखें। क्या फॉर्मूला याद है हम लोग को, फॉर्मूला याद है, बोल बेटा डेविएशन का फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, याद है। तो हाँ डेविएशन का फॉर्मूला याद है, बोल बेटा प्रिंस से डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा बराबर डेविएशन बराबर आई प्लस ई माइनस ए। डेविएशन का फॉर्मूला क्या था बेटा, आई प्लस ई माइनस ए। अब आप ध्यान से देखना बेटा, है ना। जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है क्या कि बेटा एक प्रिज्म है ना। क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान से समझिए, हम समझा देंगे आपको डायग्राम से ही। कह रहे क्या कि एक हमारी प्रिज्म है बेटा, है ना, और इस प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है बेटा, मान लो ये 30 डिग्री है। कितना डिग्री है बेटा, 30 डिग्री है, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है क्या कि किसी एक फेस पे, या तो ये वाला फेस ले लो बेटा, नहीं तो ये वाला फेस, तो किसी एक फेस पे लाइट इंसिडेंट कर रही है। तो लाइट क्या कर रही है बेटा, इंसिडेंट कर रही है, मतलब आ रही है। तो आएगी तो सब किसी एंगल से ना आएगी, तो कितने एंगल से आ रही है, तो ये आ रही है 60 डिग्री के एंगल से बेटा आ रही है, पहुंच रही है इस सरफेस पे, लाइट हैंगा गिर रही है इस सरफेस पे, ठीक है। हाँ अब कह रहे क्या कि साहब लाइट गिरी तो साहब इस माध्यम का कुछ न कुछ, इस प्रिज्म का कुछ न कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वो हमने n मान लिया, ठीक है, वो हमने n माना है। आगे क्वेश्चन अपने आप पता चलेगा, ध्यान से देखो। कह रहे क्या कि ई जो लाइट है ई सरफेसवा पे गिरी है, और सरफेसवा पे गिरने के बाद सोचो क्या होगा, ई रेयरर है ई डेंसर है, ई विरल माध्यम ई सघन माध्यम। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम मतलब मीडियम चेंज कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, रिफ्रैक्शन होगा। तो जब रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाएगी। तो क्वेश्चन तो यहीं तक बोला है, तो तुम सोचो कि लाइट यहां से चलेगी, ऐसे कुछ जाएगी, क्यों, क्योंकि साहब ये नॉर्मल की ओर थोड़ा बेंड हो जाएगी। तो ये 60 डिग्री है, तो ये कुछ कोण होगा, इस कोण को हम लोग मान लेते हैं R1। दिखाई दे रहा है बेटा, हाँ इसको क्या मान लेंगे, R1। अच्छा अब फिर क्या है कि जब इस सरफेस से पड़ेगी साहब, तो फिर क्या होगा साहब, ये हो गया डेंसर, इधर हो गया रेयरर। तो डेंसर से रेयरर में जाएगी तो फिर मीडियम चेंज हो रहा है सर। जब मीडियम चेंज हो रहा है तो फिर यहाँ पे क्या होगा, एक बार और इस सरफेस पे, इसी पॉइंट पे क्या होगा बेटा, रिफ्रैक्शन होगा। और जब रिफ्रैक्शन होगा तो कैसे करेंगे बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए, तो इस पॉइंट पे हम लोग क्या बना लेंगे, नॉर्मल बना लेंगे। तो नॉर्मल बना लेंगे तो ये R1 से आ रही है, तो ये कुछ एंगल दूसरे से आएगी, तो मान लो कि ये एंगल हमने क्या माना, R2 माना। क्या माना, R2 माना, है ना। अभी क्या होगा, वो तो न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आगे समझ में आएगा। और फिर ये लाइट, डायग्राम अभी बनाना नहीं है, डायग्राम बनाना नहीं है, हम समझा रहे हैं। तो फिर क्या होगा कि यहां से ये डेंसर से रेयरर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर भाग जाएगी, तो लाइट ई चली जाएगी ऐसे, तो ई वाला एंगल ऑफ इमरजेंस हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा क्वेश्चन समझिए क्या कर रहा था, क्वेश्चन कह रहा है कि साहब एक प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिया हुआ है बेटा, 30 डिग्री का दिया हुआ है। कह रहा है क्या कि एक लाइट है जो किसी एक सरफेस पे आ रही है 60 डिग्री के एंगल पे, और इस प्रिज्म से जो टोटल डेविएशन हो रहा है ना। क्वेश्चन लिखिए बेटा, क्वेश्चन में क्या लिखवा दे रहे हैं, देखिए टोटल या नेट डेविएशन, total deviation through the prism is 30 डिग्री। मतलब इस प्रिज्म से जो लाइट आ रही है 60 डिग्री पे आ रही है, तो इसे इमर्जेंट होने के बाद इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल बन रहा है बेटा, तो वो कुल डेविएशन कितना दे रहा है, 30 डिग्री का टोटल डेविएशन दे रहा है। तो कह रहा है फुल स्टॉप, कह रहा है फाइंड, मतलब बताएं द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब अपवर्तनांक ऑफ प्रिज्म, मतलब इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मतलब साहब इस n का मान क्या होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं।
तो सबसे पहले तो हम लोग डेविएशन, क्योंकि डेविएशन दिया हुआ है, हमें क्या करना है बेटा, n निकालना है। तो तुम सोचो डेविएशन से ना कुछ निकालेंगे। आइए साहब, सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में देखिए कि साहब डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो लिखेंगे डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म, मतलब बेटा कि प्रिज्म से टोटल डेविएशन का फॉर्मूला क्या था। तो प्रिज्म से सर डेविएशन का फॉर्मूला था, हम लोग को याद था, बोलो बेटा कितना। तो डेविएशन को कैसे दिखाते थे, डेल्टा से। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा। क्या बोलेंगे, डेल्टा। तो डेविएशन बराबर होगा आई प्लस ई माइनस ए, आई प्लस ई माइनस ए। तो आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि 60 डिग्री दिया हुआ है। ई क्या है, नहीं पता है सर, निकालना पड़ेगा। ए क्या है, ए एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री, वो भी दिया हुआ है। और डेविएशन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल 30 डिग्री का डेविएशन मार रहा है। मतलब फ्रॉम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डेविएशन है वो कितना है, 30 डिग्री का है। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बेटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं, कोण आई है ना, एक ही बात है। इसको भी कोण डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब कोण में ही है, एंगल है ना। आइए, तो कोण आई, आई का मान कितना दिया है बेटा, 60 डिग्री। अच्छा, ए बराबर मतलब कोण ए, एंगल ऑफ प्रिज्म, कोण ए कितना है बेटा, तो कोण ए का मान है 30 डिग्री। तो हमको निकालना है क्या है, ई। क्या निकालना है बेटा, ई। हमको n निकालना है ना, तो n निकालेंगे बेटा। n कैसे निकलेगा वो अभी हम लोग समझाएंगे। लेकिन तुम सोचो कि अगर हम लोग को यहाँ पे डेविएशन का पूरा चीज अगर कंप्लीट करना है तो हम लोग सबसे पहले e निकालने की, e कैसे निकलेगा, है ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं। आइए एक काम करो बेटा कि साहब हम लोग क्या करेंगे कि e कैसे निकलेगा। तो e निकलेगा बेटा R2 से, नहीं R2 से R1 निकलेगा, और R1 से 60 डिग्री दिया हुआ है वो निकल जाएगा। तो तुम सोचो कि अगर हम स्नेल्स लॉ लगा लें, क्या लगा लें बेटा, स्नेल्स लॉ। तो सोचो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, सॉरी यहां से हमको ई निकालना है ना बेटा, तो ई का वैल्यू निकाल लो। ई क्या होगा, तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो। तो सोचो कि डेल्टा बराबर कितना है, 30 बराबर आई का वैल्यू 60 प्लस ई का वैल्यू निकालना है सर, माइनस ए का वैल्यू 30 डिग्री। बस काम खत्म, ई निकाल लीजिए यहाँ पे। तो कितना जाएगा, 60 में से 30 जाएगा तो 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री बराबर हेने हो जाएगा 30 प्लस ई, या कोण ई का मान कितना हो जाएगा, तो ई इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। ओहो हो, मतलब सर यहाँ पे ध्यान से देख बेटा, मतलब एंगल ऑफ इमरजेंस की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री। एंगल ऑफ इमरजेंस की वैल्यू कितनी है बेटा, 0 डिग्री आ रही है। इसका मतलब कि साहब ये जो लाइट है, लाइट ऐसे जा रही होगी, तो ऐसे तो नहीं जा रही होगी। इसका मतलब ये जो लाइट है कुछ ऐसे जा रही होगी बेटा, मतलब ये नॉर्मल है तो इस सरफेस पे लाइट ऐसे निकल रही होगी, ठीक है, और ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर में निकलेगी, तभी ना साहब ई का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्योंकि साहब ई कहाँ से कैलकुलेट होता है, तो नॉर्मल से ना, तो इस सरफेस पे ये नॉर्मल हो गया। तो अगर लाइट नॉर्मली चली जाएगी, अरे हाँ ना, तो बोल बेटा, क्योंकि साहब एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे 0 होगा ना, मतलब इस सरफेस पे नॉर्मली आएगा, तभी ना एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ इमरजेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 0 डिग्री होगा। तो कोण ई का वैल्यू 0 डिग्री है, इसका मतलब इस सरफेस पे लाइट कैसे निकल रही होगी, परपेंडिकुलर निकल रही होगी। तो तुम ध्यान से देखोगे कि अगर लाइट परपेंडिकुलर में निकला है, इसका मतलब कब होगा कि इसका मतलब जो लाइट यहां पे आ रही होगी सर, ध्यान से देख बेटा, जो लाइट इस सरफेस पे आ रही होगी वो भी बेटा 0 डिग्री पे ही आ रही होगी। मतलब यहां पे आप देखोगे ये क्या होता था, R2 होता था ना, R2 क्योंकि ये जो लाइन ऐसे नहीं आ रही है, ये लाइन कैसे आ रही है, नॉर्मली आ रही है बेटा, ये नॉर्मली, ये क्या है, नॉर्मल।
ठीक है, इस सरफेस पे क्या है बेटा, ये नॉर्मल है। क्योंकि ई की वैल्यू कितनी है, 0, तो एंगल ऑफ इमरजेंस क्या कितना है बेटा, 0। तो ये 0 तभी होगा साहब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 होगा, तो इसका मतलब क्या है कि साहब एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्या होगा, 0। क्यों? क्योंकि साहब स्नेल्स लॉ आपने पढ़ा है ना, n1 sin i, ये सब पता होना चाहिए बेटा, आपको पता भी होगा। n1 sin i बराबर n2 sin r। तो तुम सोचो साइन i की वैल्यू कितनी, r की वैल्यू अगर 0 है, n2 गुने साइन r, r की वैल्यू कितनी है, 0। अरे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना। अरे आई और ई कहां से मेजर किया जाता है, नॉर्मल से मेजर किया जाता है। तो नॉर्मल से मेजर किया जाता है तो साहब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि नॉर्मली जा रही है, तो इसलिए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, या ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0। ये हो जाएगा साइन 0 का वैल्यू 0। तो यहां पे देखो n2 साइन आई बराबर समथिंग 0, या साइन आई बराबर कितना हो जाएगा, ये भी इधर जाके सम मल्टीप्लाई करे क्या करेगा, 0। इसलिए आई बराबर भी कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। इसका मतलब जो लाइट ऐसे इस सरफेस पे आएगी उसका भी मान कितना हो जाएगा, 0। तो जो आती है जो लाइट आ रही है उसको हम किस एंगल से दिखाते हैं, R2 से नहीं दिखाते हैं बेटा। हाँ, तो R2 का मान इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो तुम ध्यान से देखो कि समझिए बेटा, ध्यान समझना। हमने क्या देखा कि साहब हमने डेविएशन का फॉर्मूला निकाला, तो साहब हमें डेल्टा भी दिया ही हुआ है, आई दिया ही हुआ है, ए दिया ही हुआ है। तो क्या यहां से एंगल ऑफ इमरजेंस नहीं निकाल लेंगे, मतलब कितने एंगल से ये लाइट निकल रही है। तो हाँ सर निकाल लिए, तो वहां से इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर दिए, तो वहां से ई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0 डिग्री आ गई। मतलब कि लाइट जो हमारी या इस सरफेस से लाइट निकल रही है वो इस सरफेस पे कैसे निकल रही है बेटा, नॉर्मली। तो नॉर्मली अगर रिफ्रैक्ट करके निकल रही है, इसका मतलब साहब लाइट रे इस सरफेस पे नॉर्मली आएगी भी, आई भी होगी। कैसे बेटा, नॉर्मली ही आई होगी। तो हाँ साहब नॉर्मली आई होगी। मतलब एग्जैक्टली देखो तो लाइट, इसका जो डायग्राम होगा कुछ ऐसे है कि लाइट 60 डिग्री पे आ रही है, ठीक है, और किसी एंगल से रिफ्रैक्ट कर गई, ये हो जाएगा आपका R1 और ये हो जाएगा आपका R2, ठीक है। R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि R1 और R2 ये सब कहां से लिया जाता है बेटा, नॉर्मल से लिया जाता है। कहां से लिया जाता है, नॉर्मल से कैलकुलेट होता है। तो ये इसका ये डायग्राम ना होके अब ये डायग्राम इसका ऐसा हो कुछ होगा। तो तुम ध्यान से देखो, ई की वैल्यू मतलब एंगल ऑफ इमरजेंस की वैल्यू 0 डिग्री है। इसका मतलब इस सरफेस पे लाइट रे कैसे जा रही होगी, नॉर्मली जा रही होगी। इसका मतलब अगर नॉर्मली रिफ्रैक्ट करके निकली है, इसका मतलब नॉर्मली इंसिडेंट भी करी होगी, तभी ना आई बराबर 0, तभी ना आर बराबर 0 होगा। तो यहाँ पे आर बराबर 0, इसका मतलब आई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0। मतलब R2 का मान कितना, तो 0 डिग्री। पक्का समझ में आ गया, ओके। तो चूंकि E बराबर कितना है, 0 डिग्री है, इसलिए आप चाहे फ्रॉम स्नेल्स लॉ कर सकते हैं। इसलिए ये तभी 0 होगा जब R2 बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। क्यों, अगर नहीं पता है तो आप कैसे लिख सकते हैं स्नेल्स लॉ, आप चाहे तो ऐसे लिख भी सकते हैं। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए n है, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ आपको बड़ा बनाना है, सॉल्यूशन बड़ा बनाना है, तो हम यहां पे लिख दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू SNELL स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, ये फर्स्ट सरफेस है, सेकंड सरफेस, रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस, जो सेकंड सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, तो लिखेंगे n1 sin i बराबर n2 sin r। या बोल कहां से आ रही है बेटा, सेकंड सरफेस, इस मीडियम से आ रही है, इस मीडियम में जा रही है, तो कहां से आ रही है, n1 से आ रही है। तो n1 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n, जो कि ये है n sin i का मान कितना है बेटा, R2। नहीं देखना, ये R2 से ही ना आती है इस सरफेस पे। और n2 का मान कितना है, तो कुछ नहीं है तो एयर मानेंगे, n2 साइन r की वैल्यू मतलब e हो जाएगा, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, e हो जाएगी, और e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। या n साइन R2 बराबर 0, या साइन R2 का भी मान कितना हो जाएगा, साइन R2 का भी मान कितना हो जाएगा, 0। इसलिए कोण R2 का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। कितना हो जाएगा बेटा, 0 डिग्री हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा
जब R2 का वैल्यू 0 डिग्री पता चल गया तो आप अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से अगर बेटा अगर आप देखना चाहोगे तो देखो, चूंकि A बराबर क्या है, चूंकि R2 पता चल गया तो हमको R1 निकालना पड़ेगा। तो तुम सोचो A बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2। ये क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये क्या होता था, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो A बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2। तो तुम सोचो एंगल ऑफ प्रिज्म हमको दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री, बराबर R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, निकालना ही है सर, और R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, जो कि अभी निकाले। या यहां से आप R1 निकाल सकते हैं सर, R1 का भी जो मान होगा वो 30 डिग्री होगा। मतलब ये जो R1 आ रही है इसका सर वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री। अब तू ध्यान से देख बेटा कि सर एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता है, तो तुम सोचो जब स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं निकल जाएगी, हाँ निकल जाएगी। उसके लिए क्या करना है बेटा, तो ध्यान से, उसके लिए क्या करना है, काम करो, हम इसको मिटा रहे हैं यहां से, क्या करना है ध्यान से देखिए, इसके बाद फिर यहां पे आना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या लिखेगा वहां पे, तो हम लोग लिखेंगे रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, ठीक है। तो तुम सोचो I बराबर कितना है, 60 डिग्री, R1 का मान कितना है बेटा, 30 डिग्री, N1 का मान कितना है, एयर में है, इधर N1 इधर N2 है ना, और N2 का मान कितना है बेटा, N, जो कि निकालना है हम लोग को, ये N है नहीं, अरे इधर N1 इधर N2, क्योंकि लाइट इससे इधर में जा रही है ना। आइए तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या लिखेंगे बेटा, फ्रॉम स्नेल्स के नियम से, स्नेल्स लॉ क्या लिखेंगे बेटा, फॉर्मूला क्या था, N1 साइन I बराबर N2 साइन R। या बोल बेटा N1 का मान, तो सर 1, कहां से लाइट आ रही है, एयर से आ रही है और इसमें जा रही है ना, अरे इस सरफेस, फर्स्ट सरफेस यही ना, इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन देख रहे हैं, तो लाइट आ कहां से रही है, इधर से इधर जा रही है, तो इधर एयर इधर N, साइन I का मान कितना है बेटा, 60 डिग्री, N2 का मान N है सर, निकालना ही है, और R क्या होगा, R1 हो जाएगा, और R1 का वैल्यू कितना है बेटा, 30 डिग्री, या N बराबर कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री बटा साइन 30 डिग्री, ठीक है। आइए अब इसको भी हम लोग मिटाते हैं, या N बराबर साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा √3 बटा 2, और साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2, तो 1/2 से 1/2 कटा, इसलिए N बराबर हो गया √3, और √3 का मान होता है 1.732, या तो √3 दिया होगा बेटा, और नहीं तो ऐसे दिया होगा, ये हमारा क्या था, आंसर। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है, शाबाश। जल्दी से इसको जीरोक्स कर लें, कहीं समझ में नहीं आया पूछेंगे बेटा, है ना, वैसे समझ में आ जाना चाहिए। देखो हमें क्या करना था, फिर से एक बार देख लीजिए, टोटल डेविएशन थ्रू द प्रिज्म कह रहा था कि 30 डिग्री है, तो कह रहा है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, इस प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी थी। तो साहब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तभी निकलेगा जब हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो साहब अगर हम यहाँ पे इस फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा दें तो N1 साइन I बराबर R2 साइन R, तो साहब N1 वैल्यू पता है, लेकिन R1 का वैल्यू तो नहीं ना पता है, तो कहाँ से स्नेल्स लॉ लगा देंगे, नहीं लगा पाएंगे। इसलिए हमारा कर्तव्य क्या था कि R1 कैसे निकलेगा, तो R1 निकलेगा सर E से, अगर E पता चल जाएगा तो R2 पता चल जाएगा, R2 पता चल जाएगा तो R1 पता चल जाएगा, और R1 पता चल जाएगा तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पता ही है, तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा के N पता कर लेंगे। तो वही चीज है, तो हमने इसके लिए क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक चीज ये दिया हुआ है क्या, कि सर डेविएशन जो है वो 30 डिग्री का डेविएशन है, तो डेविएशन का फॉर्मूला लिख लिया, डेविएशन बराबर क्या होता है, I + E - A, तो वहां से हमको क्या मिल गया, E, तो E की वैल्यू 0, इसका मतलब सर देखे कि E की वैल्यू 0 होने से ये जो सरफेस पे जो लाइट रिफ्रैक्ट कर रही होगी वो क्या कर रही होगी, नॉर्मली रिफ्रैक्ट कर रही होगी, तभी ना I की वैल्यू 0 हो गई। तो हाँ सर I की वैल्यू 0 हो गई। तो सोचो अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 डिग्री है, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्या होगा, 0 डिग्री होगा। कैसे, तो स्नेल्स लॉ से, यहां से देखो
R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 डिग्री हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी 0, ये 90 दिख रहा है, मतलब ये लाइट नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो ये 0 पता चल गया, तो A बराबर क्या था R1 प्लस R2। तो साहब R2 पता है, तो R1 निकालने का तरीका क्या है, A से, A दिया हुआ है तो वहां से हम R1 निकाल लिए, और जैसे ही R1 पता चल गया तो स्नेल्स लॉ लगा लेंगे फर्स्ट सरफेस पे, n की वैल्यू पता चल जाएगी, काम खत्म यार, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब कहो कि सर यहीं पे जब E की वैल्यू पता है और I की वैल्यू पता है तो यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, तो बेटा सब 0 ही 0 है, तो 0 में क्या निकालिएगा, ठीक है। इसलिए इस सेकंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन लगाने से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको नहीं निकल पाएगा। देख रहे हैं ये वैल्यू जाके क्या हो रही है, इधर 0 ही हो जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब, देखिएगा इसको कायदे से समझिएगा बेटा, है ना। आइए कहता है क्या कि साहब एक क्वेश्चन लेते हैं, एक प्रिज्म में, थोड़ा डायग्राम बेटा कॉपी पे बड़ा बनाना है ना। एक क्या है बेटा, ऐसे प्रिज्म है, और इस प्रिज्म की एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है बेटा, एंड दैट इज द 15 डिग्री, मतलब 15 डिग्री। देखिए क्या है, बहुत ही कम है ये, मतलब जो अभी आप लोग पढ़े थे 30 डिग्री 60 डिग्री, है ना, अभी क्या है बहुत ही कम एंगल है, ये है 15 डिग्री, है ना। आइए कह रहे क्या कि इस प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज √3, क्या दिया हुआ है √3, एंड अ लाइट इंसिडेंट एट एनी वन ऑफ द फेस एट एंगल ऑफ इंसिडेंस, रुक जाइए बेटा थोड़ा और नीचे करने दीजिए इसको, लाइट इंसिडेंट एट एनी ऑफ द फेस एट एन एंगल 60 डिग्री। लाइट कितने डिग्री पे आ रही है बेटा, 60 डिग्री पे आ रही है। तो क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन आपको क्या करना है बेटा, निकालना है। आइए घबराइए नहीं, करना क्या है, कुछ नहीं बेटा, तो यहां पे लाइट आ रही है, कितने एंगल से रिफ्रैक्ट करेगी पहले वो देख लेते हैं। आइए तो साहब क्या करेंगे, इस सरफेस पे, फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा लेंगे, है ना। तो सॉल्यूशन भी इसका करेंगे, क्या करेंगे बेटा, लिखेंगे रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस पे आप रिफ्रैक्शन लगाइए बेटा। तो क्या लगाइएगा बेटा, आप लिखेंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ, क्या लिखेंगे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, या ठीक है अब चाहे तो लिख सकते हैं n1 sin I बराबर होगा n2 sin R, ठीक है साहब। हम लोग तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग यही चलेंगे, है ना, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है तो कितने एंगल से रिफ्रैक्ट करेगी, मतलब R1 की वैल्यू यहाँ पे निकलेगी, है ना, वो R1 की वैल्यू निकालनी है। तो तुम सोचो n1 कहां से आ रही है बेटा, एयर से, कुछ नहीं दिया है तो 1 मान लेंगे, साइन I तो कितना दिया बेटा 60 डिग्री, बराबर n2 का मान जिसमें जा रही है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सर √3, और साइन R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे R1 होता था, याद है ना, डायग्राम माइंड में एकदम सेट होना चाहिए बेटा। आइए, या साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2 बराबर √3 साइन R1, √3 इज बीइंग कैंसल बाई √3, तो इसलिए साइन R1 बराबर क्या मिल जाएगा आपको 1/2, इसलिए साहब R1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 30 डिग्री। R1 वैल्यू कितनी मिल गई बेटा 30 डिग्री। इसका मतलब लाइट जो है यहां से ये 30 डिग्री के एंगल पे क्या करेगी बेटा, रिफ्रैक्ट कर गई, मतलब R2 की वैल्यू R1 की वैल्यू यही, ठीक है। अब आइए बेटा, अब कह रहा है क्या कि साहब इस सरफेस पे फिर से डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो इस सरफेस पे भी फिर से रिफ्रैक्शन होगा,
तभी ना जो इमरजेंट रे होगी तभी ना उसी से नेट डेविएशन निकालेंगे। तो एक काम कीजिए, पहले तो एक डेविएशन यहाँ पे निकल सकता है, बाद में निकालेंगे पहले डेविएशन। पहले तो हम लोग देख ले कि साहब एंगल ऑफ इमरजेंस कितना होता है। आइए, तो हमें इस पॉइंट पे क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल। तो साहब इस पॉइंट पे हम नॉर्मल बना लिए कुछ ऐसे, ठीक है, हाँ इस पॉइंट पे नॉर्मल। तो अब हमको क्या निकालना है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो अब तुम सोचो हम क्या लिखेंगे, चूंकि A बराबर क्या होता है R1 प्लस R2। साहब R2 निकालने का यही ना तरीका था कि साहब E वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां से R1 पता है तो R2 यहां से निकल जाएगा। आइए तो बेटा ध्यान से देखिए, A का वैल्यू कितना है तो 15 डिग्री बराबर R1 का वैल्यू 30 डिग्री, अब प्लस R2 का मान कितना है, R2 ही है। या यहां से आप निकालिएगा R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो R2 की वैल्यू इधर जाएगी तो 15 माइनस का 30 बराबर, ओह सर ये तो माइनस में आ गया सर, माइनस 15 डिग्री। ये क्या आ गया सर, माइनस 15 डिग्री। अब ये माइनस 15 डिग्री क्या होता है सर, ये तो गड़बड़ हो गया है ना, कहीं तो गड़बड़ हुआ है। हाँ सर बेटा गड़बड़ तो हुआ है। तुम ध्यान से देख, पहले क्या होता था, ये वाला मानते थे सर हम लोग R2। ध्यान से देखना बेटा, पहले हम लोग क्या मानते थे कि इस लाइन के नीचे से ये नॉर्मल जाती थी, तो ऐसे नीचे की ओर क्या मानते थे R2। तुम ऐसे भी ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखो बेटा कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में 90 डिग्री पे है ना, तो ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा बेटा 60 डिग्री। तो अब तुम सोच, ये एक त्रिभुज बनते हुए नजर आ रहा है, कौन सा, ये और ये वाला एक त्रिभुज बनते हुए नजर आ रहा है ना बेटा, ये वाला और ये वाला एक त्रिभुज बनते हुए नजर आ रहा है। तो साहब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो आप यहां पे देखिएगा तो साहब 60 प्लस 15 प्लस क्या ये वाला एंगल हो कि साहब हमारा क्या हो जाए 180 डिग्री पूरा हो जाए। तो सोचो वाट बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस का 6 1 7 75 डिग्री। तो ध्यान से देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 105 डिग्री। कितना हो गया 105 डिग्री। मतलब सर यही वाला जो एंगल है ना, ये वाला, ये ऑलरेडी 90 डिग्री से ज्यादा है। ध्यान से देख, ध्यान से देख, ये वाला जो एंगल आ रहा है ये आपको मिल जा रहा है बेटा 105 डिग्री मिल रहा है। तो आप नॉर्मल ऐसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ध्यान समझ। नॉर्मल का मतलब यहां से ये वाली लाइन कितनी पे है, इस लाइन पे ये लाइन नॉर्मल है, इसका तो यहां से यहां तक पूरा एंगल ये 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन यहां से यहीं तक ये 105 डिग्री है। इसका मतलब सर नॉर्मल ये लाइन तो जाएगी ही नहीं जाएगी, इसका मतलब नॉर्मल कहीं और जैसे जाएगा। नॉर्मल कैसे जाएगा बेटा, तो अगर ये 105 डिग्री है तो नॉर्मल इधर ही न कहीं रहेगा बेटा, इसका मतलब ऐसे होगा ये नॉर्मल। भले वो डायग्राम को अभी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि साहब हम लोग एग्जैक्टली ये 15 डिग्री तो बनाए नहीं है, बात समझिएगा। इसलिए आपको कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। क्यों हम फंस गए कहां पे, यहाँ पे -15 डिग्री आया ना, तो -15 डिग्री क्या कहता है उसी चीज को समझने के लिए हम लोग क्या किए कि साहब इस ट्रायंगल को हम लोग देखें। तो देखिए क्या कि साहब यही वाला जो एंगल है वही 105 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब जो इस पॉइंट पे जो नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री। इसका मतलब यहां से ये वाली लाइन कितनी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। और ये वाला यहां से यहां तक एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तो 90 डिग्री, ये 15 डिग्री, तो 90 और 15 कितना होगा 105। मतलब साहब नॉर्मल आपको ऐसे गया होगा, ये वाला नॉर्मल नहीं होगा। ठीक है, आप चाहें तो साहब एक डायग्राम ऐसे बना लीजिए, ठीक है, बनाने के बाद एक अच्छा डायग्राम आप ऐसे बना लीजिए, ये बन गया, उसका एक अच्छा डायग्राम बना लीजिए, कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो गया बेटा 105 डिग्री। इसका मतलब कि ये वाली जो लाइन होगी यही आपकी क्या होगी बेटा 15 डिग्री ये होगी। बोल होगा कि नहीं होगा। अब इस सरफेस पे ये जो लाइट आ रही है उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा 15 डिग्री। इसलिए ये R2 की वैल्यू -15 का मतलब समझ में आ गया कि साहब नॉर्मल नीचे नहीं बाकी नॉर्मल ऊपर से जाएगा। अच्छा नाउ हम लोग कैलकुलेशन कर लिए हैं, तो नाउ अब R2 का मान कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 15 डिग्री। डायग्राम हम लोग सही कर लिए।
है ना। आइए, तो अब 15 से आएगी तो कितने से बेटा रिफ्रैक्ट करेगी वो देखना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, इस रे को तो ऐसे जाना था, ऐसे जाना था, तो डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर जाएगी, तो नॉर्मल से दूर इसका मतलब इधर थोड़ी आएगी, इधर तो पास हो जाएगा, तो नॉर्मल से दूर का मतलब इधर लाइट रे चली जाएगी, और ये क्या होगा हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस। ध्यान से देख बेटा कि अगर ये सरफेस ना होता तो लाइट ऐसे जा रही थी तो ऐसे ही नहीं जाती बेटा, लेकिन ये तो नॉर्मल है, तो अगर इधर से इधर चली जाएगी तो नॉर्मल के पास आ जाएगी ना, तो नॉर्मल के पास तो आएगी नहीं, क्यों? क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है, तो नॉर्मल से दूर भागेगी, तो नॉर्मल से दूर भागेगी तो यहाँ से लाइट ऐसे भागेगी, तो साहब ये होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस। बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब। तो रिफ्रैक्शन अब क्या लिखेंगे, सेकेंड सरफेस पर रिफ्रैक्शन लगा लो, रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस, सेकेंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन देखिएगा तो क्या लिखेगा बेटा, n1 साइन फ्रॉम स्नेल्स लॉ, n1 साइन आई बराबर n2 साइन r, या n1 की वैल्यू बोल बेटा कितना होगा, तो n1 की वैल्यू कहां से आ रही है, √3 से आ रही है, आ जाइए, साइन आई की वैल्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है यहाँ पे, तो यही तो है सर एंगल ऑफ इंसिडेंस 15 डिग्री, बराबर n2 किस में जा रही है बेटा, हवा में जा रही है, इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा 1, और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी e, यही e तो निकालना है, या साइन e बराबर √3 इंटू साइन 15। अब साइन 15 का वैल्यू बेटा क्या करना है आपको, निकालना है कैसे, तो साइन 45 माइनस 30 डिग्री से। एक काम कीजिए, मैं आपको अपना मोबाइल देना जरा, एक मिनट बेटा, है ना, तब तक आप यहां से देखिए, साइन ई बराबर साइन 15, साइन 15 डिग्री क्या वैल्यू होती है, साइन 15 का वैल्यू होगा बेटा साइन 15 डिग्री, है ना, साइन ई बराबर √3 साइन 15, साइन 15 का वैल्यू हो जाएगा 0.258, है ना, या 26 ले लो, 0.26, या साइन ई बराबर √3 का वैल्यू होता है 1.732, तो 1.732 गुने 0.26, यही ना, तो ये आ गया आपका 0.45032, है ना। आई, या यहाँ से आप निकाल लीजिएगा ई का मान, है ना, तो ई बराबर, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है बेटा, है ना, ई बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 0.45, साइन 30 का वैल्यू तो 1/2, तो 0.5, लमसम साइन 30 से कम होगा, लमसम 28 डिग्री 29 डिग्री के करीब में आना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ से अप्रॉक्सीमेट लगा सकते हैं बेटा, क्योंकि आपके पास अगर वैल्यू नहीं रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, अप्रॉक्सीमेट ही लगाइएगा, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 0.5, हाफ होता है, तो 0.5 और ये कितना है 0.45, तो इसका मतलब साइन 30 से क्या होगा, कम होगा, मतलब 28 डिग्री 29 डिग्री के करीब में होगा। आप देखिए निकल भी जाएगा। तो आपको वहां पे एग्जाम में क्या करना है, अप्रॉक्सीमेट लेके चलिएगा, अपने आप 4 ऑप्शन दिया था तो 4 ऑप्शन में आप क्लिक कर लीजिएगा, एकदम क्लोज ऑप्शन नहीं देगा बेटा, है ना। आइए तो हम लोग निकाल लें, साइन इनवर्स, इसमें इनवर्स वाला नहीं दिया हुआ, जस्ट ए मिनट, आइए बेटा ध्यान से देखिए,
तो यहाँ पे साइन इनवर्स 0.45 का वैल्यू आ रहा है लमसम 27 डिग्री। कितना आ रहा है बेटा? ये होगा आपका 27 डिग्री। इसलिए E बराबर कितना आ जाएगा आपका? 27 डिग्री। ठीक है, वही बताया आपको कि 27-28 डिग्री के करीब में आपका आएगा। ठीक है, तो आपको अप्रोक्सीमेट लेके चलना लेना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो आपको E निकल गया। अब आपको क्या निकालना है? डेविएशन। तो आइए बेटा, डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? डेविएशन बराबर होगा I प्लस E माइनस A। आप यही करते हो ना बेटा? अब ध्यान से देखो, I की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। E की वैल्यू कितनी है? 27 डिग्री। और A का वैल्यू कितना है बेटा? माइनस 15 डिग्री। इसको आप कर लीजिए बेटा, तो ये हो जाएगा 15, 5, 20, 7, 5, 12। ये हमको लग रहा है 72 डिग्री। ठीक है, नहीं 6, 2, 8, ठीक है, 72 डिग्री करीब आएगा। लेकिन बाबू ये सही है कि नहीं सही है, एक बार इसको देखना पड़ेगा। कैसे? तो ध्यान से देखिए बेटा, हम लोग आते हैं अब डेविएशन निकालने का जो बेसिक तरीका है, उस बेसिक तरीका से हम लोग डेविएशन निकालते हैं बेटा। ध्यान से देखिए, कहते हैं क्या कि अगर ये सरफेस ना रहता तो क्या लाइट ये सीधी जा गई रहती ऐसे? बोल बेटा हाँ कि ना? तो हाँ। तो साहब अब ये लाइट क्या कर गई? यही ना मुड़ गई। तो एक डेविएशन यहां पे मिलेगा Δ1। तो तुम सोचो अल्टरनेटिव मेथड में देखो बेटा कि जो Δ1 का जो वैल्यू होगा तो वो कितना होगा? तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में एक दूसरे क्रॉस कर रही है, तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा बेटा? ये पूरा का पूरा 60 डिग्री होगा। और यहां से यहां तक 30 डिग्री है, इसका मतलब ये वाला कितना हो जाएगा? ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो Δ1 का वैल्यू आपका 30 डिग्री आ रहा है। और ये कैसे आ रहा है बेटा? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, तो दैट इज इन द सेंस ऑफ क्लॉकवाइज। ठीक है, आइए अब एक बार डेविएशन सेकंड सरफेस पे हो रहा है तो वो भी निकाल लें। तो तुम सोचो कि अगर ये सरफेस ना रहता तो लाइट तो ऐसे सीधे गई रहती। तो तुम सोचो कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कितना एंगल बना रही है बेटा? 15 डिग्री। और ये पूरा का पूरा कितना है? 27 डिग्री है। ये पूरा का पूरा कितना मिल गया अभी बेटा हम लोग को? 27 डिग्री। तो तुम सोचो कि डेविएशन यही ना हम लोग को मिला, तो यही डेविएशन है Δ2। और ये डेविएशन जो आपको मिलेगा वो डेविएशन कितना मिलेगा? तो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक 27 डिग्री है और यहाँ से यहाँ तक कितना है बेटा? 15 डिग्री है। तो डेविएशन 2 कितना होगा? 27 माइनस 15 डिग्री। तो 7 में से 5 गई 2, 1 में से 1 गई 1, मतलब ये 12 डिग्री। ये कितना मिल गया बेटा? 12 डिग्री। किस में बेटा? ये मिल गया एंटी क्लॉकवाइज में। एक हैगा ना चला बेटा, ये क्या मिलेगा? एंटी क्लॉकवाइज में मिलेगा। तो साहब एक क्लॉकवाइज में और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में, तो आपका नेट डेविएशन कितना होगा? तो इसलिए नेट डेविएशन बराबर हो जाएगा 30 में से क्लॉकवाइज में से एंटी क्लॉकवाइज को घटा दीजिए। मतलब हमेशा बड़े वाले वैल्यू में से छोटे वाले वैल्यू को घटा दीजिए। क्योंकि एक क्लॉकवाइज में है एक एंटी क्लॉकवाइज में है, तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज को यहाँ पे नेगेटिव मान रहे हैं। और ये बड़े वाले से छोटे वाले घटाया जा रहा है और बड़े वाले का साइन क्या है बेटा? क्लॉकवाइज। तो इसलिए डेविएशन आपका मिल जाएगा क्लॉकवाइज। और ये 12 डिग्री 12 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा बोलो 18 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। अब तो सोच बेटा कि डेविएशन आपका 72 डिग्री होगा कि 18 डिग्री होगा? तो साहब आपका जो डेविएशन होगा वो 18 डिग्री आपका आंसर होगा, 72 डिग्री आंसर नहीं होगा। और इसीलिए बताए थे बेटा कि साहब ये जो डेविएशन का फॉर्मूला है सब जगह अप्लाई हो, सब जगह वैलिड हो, ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू क्या होगी बेटा? बहुत कम है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू बहुत कम होने के कारण साहब हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हम लोग जो बेसिक तरीका है, बेसिक फॉर्मेट है, उस बेसिक फॉर्मेट से एंगल निकालेंगे। और ये आपका कंपटीशन में क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि आप बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कदापि नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप को बेटा कॉन्सेंट्रेट करके रखना है कि साहब कैसे कैसे हम लोग निकालेंगे। कि नॉर्मल भी चेक करना है, नेगेटिव में आ गई इसका मतलब हम पूरे ट्रायंगल का भी समेशन देख लेंगे। देखने के बाद ये एंगल देखेंगे, देखे क्या कि साहब वही 105 डिग्री आ रही है, तो नॉर्मल नीचे से तो जाएगा नहीं, नॉर्मल कैसे जाएगा बेटा? ऊपर से जाएगा। तो इन सब चीजों का पूरा ख्याल रखना है। तो आपको समझ में आ गया न्यूमेरिकल कैसे बनाना है, कैसे डील करना है बेटा? कुछ नहीं, बस स्लेंस लॉ लगाना है और जिनको चित्र बनाने आता है, डायग्राम बनाने आता है, वो एकदम खटाक से बना लेंगे, है ना? बस काम खत्म। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। इसी पे एक और वेराइटी आपको बढ़िया देते हैं बेटा, ध्यान से देखें।
आइए एक अभी देखें कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या था बेटा, थोड़ा सा कम था, है ना। एक लेते हैं कि साहब एंगल ऑफ प्रिज्म क्या बहुत ज्यादा हो जाए, बड़ा हो जाए, उस कंडीशन में देखिए डायग्राम को कॉपी में भी बड़ा बनाना होगा बेटा। ठीक है, आइए कहते हैं क्या कि ये वाला जो एंगल है ये 150 डिग्री का है। कितना है बेटा, 150 डिग्री, 150 डिग्री, और यही आपका क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। ये 150 है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का ये 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 150 है तो इन दोनों का समेशन कितना होना चाहिए बेटा, 30 डिग्री, नहीं तभी ना 150 प्लस 30 180 के बराबर होगा। तो कहते हैं क्या कि ये वाला 15 डिग्री का है और ये वाला भी कोण आपका 15 डिग्री का है। बोलो कोई दिक्कत नहीं, हो गया 180, त्रिभुज बन गया, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहे क्या कि इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपकी √3 दी हुई है और एक लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है इस सरफेस पे नॉर्मल के साथ 60 डिग्री पे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा कि फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन, इसमें भी वही क्वेश्चन पूछ रहा है। एक अभी क्या देखे थे कि एक एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो थोड़ा छोटा था और एक क्या है कि एंगल ऑफ प्रिज्म काफी बड़ा हो जाए, उस कंडीशन हम लोग डेविएशन निकालने का तरीका देखेंगे बेटा। ठीक है, तो कोई 60 डिग्री पे आ रहा है, डेविएशन निकाल लेंगे। आइए देखते हैं, बाहर मीडियम क्या है, हमारी एयर है। ठीक है, क्वेश्चन यही कर रहा है। आइए तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, स्नेल्स लॉ से इस पॉइंट पे कितना R1 की वैल्यू आएगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो देख लेते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन फ्रॉम refraction at first surface। रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस देखिएगा तो क्या लिखेगा बेटा, n1 sin i बराबर होता है n2 sin r के, या n1 की वैल्यू कितनी है बेटा 1, अरे इसमें से इसमें जा रही है, अब उतना पता होगा आपको। साइन आई की वैल्यू कितनी है बेटा 60 डिग्री, n2 जिसमें जा रही है √3, और साइन r की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा r1, कोई दिक्कत नहीं। या साइन 60 का मतलब कितना हो गया बेटा √3/2 बराबर √3 साइन r1, √3 इज बीइंग कैंसल बाय √3, या साइन R1 बराबर आपका हो जाएगा 1/2, इसलिए R1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, डेट इज द 30 डिग्री। तो ये कितना आ गया आपको 30 डिग्री आ गया। अच्छा बेटा, अब तो ध्यान से देख बेटा, ये 30 डिग्री मान ले, ध्यान से देखना। अगर ये 30 डिग्री है तो साहब ये लाइट ऐसे ट्रेवल करेगी और इस सरफेस पे ऐसे आएगी। अब ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा उसको हम लोग को निकालना है। तो ध्यान से देख कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला कितना हो जाएगा बेटा 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो तुम सोचो कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का ये 180 डिग्री होता है, और अगर ये लाइट ऐसे चली जाएगी तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री में होने में कोई दिक्कत नहीं है सर, 100% ये 60 डिग्री हो जाएगा। और जैसे ही 60 डिग्री होगा तो साहब ये 180 डिग्री से इन्हीं दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। तो साहब इसका मतलब क्या है कि ये ट्रायंगल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये सब एक ट्रायंगल बन ही नहीं सकता है, मतलब ये लाइट ऐसे नहीं जा सकती। इतना तो समझ में आना चाहिए आपको। क्यों बेटा, क्योंकि साहब ये 150 है तो इस एंगल और इस एंगल का इन तीनों का समेशन 180 डिग्री पे होना चाहिए। लेकिन जब 150 डिग्री या प्लस 60 डिग्री, इतनी 150 अब प्लस 60 को जोड़ेंगे तो साहब ये 6 5 11 के एक हाथ में लेके के दो, मतलब ये ऑलरेडी 210 डिग्री हो जा रहा है, मतलब 180 डिग्री से यही क्या कर रहा है बेटा क्रॉस कर जा रहा है। इसका मतलब साहब, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि साहब ये रे ऐसे ना गई है, इसका मतलब ये रे ऐसे ना गई है। आप एक काम करना, एक कॉपी पे अपना मतलब उसी जहां पे आप फेयर कर रहे हैं वहीं पे एक और डायग्राम ये बना लेना, और यहाँ पे लिखना कि साहब इन्हीं का समेशन 210, इन्हीं दोनों एंगल का समेशन 210 डिग्री हो जा रहा है, जबकि इन तीनों का समेशन 180 के बराबर होना चाहिए।
जो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, इसलिए ये रे ऐसे नहीं जाएगी। कैसे जाएगी बेटा, तो ध्यान से देखेंगे। ये रे कैसे जाएगी, तो अब देखेंगे कैसे जाएगी। तो ये रे सर कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है। ये हो गया इस पॉइंट पे नॉर्मल, क्योंकि हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है ना। और ये वाला कितना हो जाएगा बेटा, R1, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साहब अगर इस सरफेस पे मिल जाएगी तो साहब वो ऑलरेडी यही 90 यही 60 डिग्री हो जा रहे थे, इस सरफेस पे तो कहीं ना कहीं इस सरफेस पे तो मिलेगी ही नहीं। इसका मतलब ये लाइट इस सरफेस पे नहीं जाके किस पे जाएगी साहब, इस सरफेस पे जाएगी। हाँ, अब जब इस सरफेस पे आई तो फिर से यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा कि साहब एक बार यहाँ पे ये डेंसर हो गया, ये रेयर हो गया, तो एक बार फिर से यहाँ पे रिफ्रैक्शन होना चाहिए। तो हाँ, अगर होगा तो साहब इस पॉइंट पे हमको क्या बना लेना है, नॉर्मल बना लेना है। क्या बना लेना है, नॉर्मल बनाना है। तो जब नॉर्मल बनाइएगा तो आपको ये वाला होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यही एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको क्या करना है बेटा, निकालना पड़ेगा। अब आइए एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे निकलेगा, तो तुम ध्यान से देखो कि ये तो 90 डिग्री है बेटा, तो 90 आ 30 120 डिग्री तो यही हो गया। 15 डिग्री ये है, तो 120 अब 15 135। तो सोचो कि साहब ये एक त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है, ये वाला ये वाला ये वाला एक त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हो गया पूरा 120, ये कितना हो गया बेटा 120, ये 15, तो 120 अब 15 135। 135 में कितना जोड़ा जाए कि 180 हो जाए, तो मतलब 45 डिग्री। ये वाला एंगल यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, 45 डिग्री बन जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अच्छा, अगर ये 45 डिग्री है तो सब इस सरफेस पे ये डॉटेड लाइन तो नॉर्मल है, तो इसका मतलब इसका मतलब ये पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री है। तो अगर ये 45 है तो ये वाला एंगल कितना होगा सर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस भी हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो अब आपको ध्यान से देखना है बेटा, ये फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, ये थर्ड सरफेस। फर्स्ट सरफेस इसको बोल लीजिए सेकंड सरफेस, ये हो जाएगा आपका थर्ड सरफेस, तीसरा सतह या पृष्ठ है ना, हिंदी में पृष्ठ भी बोलते हैं उसको। आई अब कहते हैं क्या कि 45 डिग्री से आ रही है, अब ये कितने एंगल से रिफ्रैक्ट करेगी। तो साहब हम आपको कल बताए थे या कल या परसों बताए होंगे कि साहब आपको सबसे पहले अगर लाइट रे डेंसर से रेयरर में जा रही है, अगर लाइट रे कहां से जा रही है बेटा, डेंसर से रेयरर में अगर जाएगी, तो सबसे पहले आपको TIR के बारे में भी एक बार सोच लेना है, मतलब क्रिटिकल एंगल निकाल लेना है कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गई बेटा तब तो ये TIR मार जाएगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाएगा, अगर कम हो जाएगा तो साहब आपकी वैल्यू क्या करेगी बेटा, ये रिफ्रैक्ट कर जाएगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। तो सबसे पहले इस मीडियम का क्रिटिकल एंगल निकाल लें, है ना। कैलकुलेशन फॉर क्रिटिकल एंगल, कैलकुलेशन फॉर क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल के बारे में देखिए तो बेटा क्रिटिकल एंगल क्या होगा, तो ये हो जाएगा साइन C बराबर क्या होता है, कम वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाई ज्यादा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एक है 1 और दूसरा है √3, तो 1/√3। तो 1/√3 साइन में कुछ होता नहीं है बेटा, है ना। तो एक काम कीजिए आप यहीं पर रखें, ठीक है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस देखिए, क्या लिखेंगे बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट सेकेंड सरफेस। सेकेंड सरफेस मतलब दूसरे पृष्ठ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू अगर देखेगा तो कितना है 45 डिग्री। इसको साइन में देखो, क्योंकि ये साइन C में है ना, तो साइन थीटा में है ना बेटा। तो आप एक काम कीजिए, साइन साइन 45 का मान कितना होता है बेटा, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2।
अब आप यहीं से आप समझ जाइएगा बेटा, क्योंकि आपको सी नहीं पता था, वो कैसे पता चलेगा कि साहब सी का वैल्यू कुछ निकालिएगा और वो क्या है हमको नहीं पता चल पाएगा। ठीक है, तो हमें तो बस इतना देखना है कि साहब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है या नहीं। ज्यादा हो जाएगा तो TIR मार जाएगा, कम होगा तो रिफ्रैक्ट कर जाएगा। हमको तो यही देखना है, हमको तो एग्जैक्टली सी का वैल्यू कितना है वो हमसे नहीं पूछा जा रहा है, हमको कंपेरिजन कर लेना है। किसमें? तो साइन सी और साइन 45 में कंपेरिजन कर लो। तो ध्यान से देख बेटा, साइन सी की वैल्यू 1/√3 है और साइन 45 का मान कितना है? 1/√2 है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि 1/√2 और 1/√3 में कौन बड़ा है बेटा, आप बताओ तो। कि साहब यहां ध्यान से देखो कि इधर कम 2 है और इधर क्या है? 3 है। तो जिसका डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू कम होगी तो वो वैल्यू ज्यादा होती है, और जिसके डिनोमिनेटर में वैल्यू ज्यादा होगी वो वैल्यू कम हो जाती है। इसका मतलब कि साहब 1/√2 बड़ा है 1/√3 से, इसलिए हम यहां पे लिख देंगे कि साइन 45 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन सी, जो भी होगा। इसलिए 45 डिग्री इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्या आप ऐसे बना सकते हैं? मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आप 45 डिग्री क्या है बेटा? इस सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या है? ज्यादा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, इसका मतलब दिस सरफेस, मतलब जो सेकंड वाला सरफेस है, इट मींस MEANS, इट मींस सेकंड सरफेस, जो सेकंड वाली सरफेस होगी वो क्या करेगा बेटा? सोज, क्या शो करेगा? TIR, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका मतलब जितना एंगलवा पे आएगी बेटा उतने एंगलवा पे ये चली भी जाएगी। तो E 45 डिग्री है तो E भी 45 डिग्री से ही आपका क्या होगा बेटा? निकल लेगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आए अब फिर से साहब डेंसर से रेयरर में जा रहा है, डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना पड़ेगा तो नॉर्मल देखना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 45। ये भी 45 हो जाएगा, चूंकि ये और ये 90 डिग्री पे है तो ये 45 है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा बेटा? 45। ये 45 और ये हो जाएगा 15, तो 45 15 हो गया 60। 45 15 कितना हो गया बेटा? 60। तो अगर ये 45 15 60, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। ये वाला कितना हो जाएगा बेटा? आपको 120 डिग्री हो जाएगा। बोलो कोई शक वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम सोच कि साहब ये वाला 120 डिग्री है, इसका तो नॉर्मल किधर से जाएगा? नॉर्मल ऊपर से जाएगा कि नॉर्मल नीचे से जाएगा? तो सर नॉर्मल नीचे से जाएगा, क्योंकि नॉर्मल तो सरफेस पे 90 डिग्री का ही कोण बनाता है ना। इसका मतलब जो सर नॉर्मलवा जो होगा सर वो हेंगा होगा कि नहीं होगा? और ई हो गया 90 डिग्री, तो ये वाला कितना हो जाएगा बेटा? 30 डिग्री। समझना पड़ेगा कितना हो जाएगा बेटा? ये 30 डिग्री हो जाएगा। बोलो कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि साहब ये हमारा इस सरफेस पे ये क्या हो गई? नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल 120 डिग्री है। इसका मतलब नॉर्मल इधर ही घुसेगा, इसी के अंदर में घुसेगा। तो घुसेगा तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री दिखाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक कितना दिखाना पड़ेगा? 30 डिग्री। अब तुम सोच कि ये है 30 डिग्री, ये क्या है बेटा? 30 डिग्री। और अब एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, अब फिर से अभी डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो रिफ्रैक्शन होगा कि TIR होगा? फिर से चेक करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखें, अब हम लोग लिखेंगे रिफ्रैक्शन एट थर्ड सरफेस। क्या लिखेंगे बेटा? रिफ्रैक्शन एट थर्ड सरफेस। थर्ड सरफेस के लिए अगर देखिएगा बेटा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 30 डिग्री। तो साइन सी बराबर कितना है बेटा? 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/2। और साइन सी क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कितना है? 1/√3। तो ये वैल्यू है 1.732 और ये है 0.5।
1/2 का मतलब कितना हो गया बेटा, ना ना ये 2 ही है ना, तो ध्यान से देखो ई है 1.732 और ये है 2, सिर्फ 2 है। तो सोचो कि इससे ये वाली वैल्यू आप यहाँ से ध्यान से देखोगे कि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/√3। बोल हाँ कि ना। तो अगर ये इससे ज्यादा है इसलिए यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे लिख लीजिए, चूंकि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/√3 या sin 30 बड़ा होगा (1/√2) की वैल्यू 1.√2, ये 2 है, ये 3 है, तो ये बड़ा है। ठीक है। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये वाला क्या है, ये 2 है और ये क्या है 3 है, तो मतलब ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू कौन बड़ा होगा, ये सही लिखे ना बेटा, यहाँ पे 2 है और ये 3 है, तो ये बड़ा है, 2 छोटा है और 3 बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए, ये गलती लिख दिए कि ये 2 है और ये 1.732 है। तो साहब अगर जो वाली वैल्यू बड़ा होगा नीचे में डिनोमिनेटर में जो बड़ा होगा साहब, तो डिनोमिनेटर में ये बड़ा है और डिनोमिनेटर में इधर ये छोटा है, इसका मतलब पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा इससे। नहीं 1 में है ना बेटा, जो अभी यहाँ पे की है वही अब चेक कर रहे थे कि यहाँ पे तो गलती नहीं किए हैं, तो यहाँ पे एकदम सही है। यहाँ पे क्या है रूट, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 3 है, तो ये 2 छोटा ना है 3 से, इसका मतलब 1/√2 बड़ा होगा 1/√3 से। तो जो बड़ा होता है बेटा वो कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो ये 2 बड़ा है कितना से, √3 से, इसका मतलब 1/2 छोटा होगा 1/√3 से। इसका मतलब कि sin c की जो वैल्यू होगी सर वो कम होगी, sin 30 की वैल्यू कम हो जाएगी बेटा sin c से, इसलिए 30 डिग्री इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। इसका मतलब यहां पे क्या होगा कि साहब क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है, इसलिए यहां पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। इसलिए सो थर्ड सरफेस जो होगा वो क्या शो करेगा बेटा, रिफ्रैक्शन। थर्ड सरफेस शोज रिफ्रैक्शन। थर्ड सरफेस क्या शो करेगा बेटा, रिफ्रैक्शन शो करेगा। और जब रिफ्रैक्शन शो करेगा तो ध्यान से देखिए, यहां पे हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, तो क्या लिखेंगे n1 sin i बराबर n2 sin r। या बोल बेटा n1 की वैल्यू तो कहां से आ रही है, √3 से, तो √3 sin i की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 30 डिग्री, बराबर n2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बाहर में एयर है, साइन r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यही एंगल ऑफ इमरजेंस हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करो, ये है डेंसर रेयर, डेंसर से रेयर हो जाएगी तो नॉर्मल से क्या चली जाएगी बेटा, दूर चली जाएगी, तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, ये सरफेस से बाहर जा रही है। आइए करिए, √3 गुने 1/2 बराबर साइन ई, इसलिए ई का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। ये वाला आपको निकल गया बेटा 60 डिग्री। हमको क्या चाहिए बेटा, टोटल डेविएशन चाहिए। हमको क्या चाहिए, टोटल डेविएशन चाहिए। तो अब डेविएशन निकालने के लिए i + e - a नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस सरफेस से रिफ्रैक्शन, यहाँ पे रिफ्लेक्शन, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो अब जो बेसिक तरीका होगा उसी बेसिक तरीका से हम लोग यहाँ पे डेविएशन निकालेंगे बेटा। कैसे, तो ध्यान से देखिए, ये सरफेस नहीं रहता तो क्या ये लाइट सीधे गई रहती, तो हाँ, तो तुम सोचो कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है, एक दूसरे क्रॉस कर रही है, तो ये 60 डिग्री है, तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा बेटा 60 डिग्री। इसका मतलब ये वाली लाइन कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये 30 डिग्री हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, अरे यार ये 60 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ तक भी 60 डिग्री होगा और यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री है। इसका मतलब कि लाइट जा रही थी ऐसे, लाइट जा रही थी ऐसे और चली कैसे गई बेटा, ऐसे।
तो एंगल ऑफ यही क्या आ गया हमारा डेविएशन, यहाँ पे डेविएशन डेल्टा 1 और इसकी डेविएशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। और ये किस में हो जाएगा बेटा क्लॉकवाइज में। आइए एक बार रिफ्लेक्शन में डेविएशन देख लें, अगर ये सरफेस ना रहती तो लाइट सीधे गई रहती, लेकिन मुड़ कैसे गई बेटा ऐसे। तो यहाँ पे एक डेविएशन मिलेगा डेट इज द डेल्टा 2 और ये डेविएशन कैसे मिला बेटा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये डेविएशन निकालने का तरीका कितना है, तो एक सीधी लाइन पे 180 डिग्री बनता है, ठीक है, तो एक सीधी लाइन पे 180 डिग्री बनता है। तो यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो सोचो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो ये 180 में से 90 चला गया तो बचा यहाँ से यहाँ तक आपको 90, ठीक है, दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है बेटा। अरे यार एक सीधी लाइन पे टोटल एंगल कितना बनता है 180, तो यहाँ हमको डेविएशन क्या है कि ये लाइट ऐसे जा रही थी, चली कैसे गई ऐसे, इसका अंदर डेविएशन यहाँ से यहीं तक हुआ ना, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल में से 180 में से यहाँ तक एंगल घटा दो तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल नहीं निकल जाएगा। तो हाँ, तो ये 45 और ये 45 90, तो टोटल 180 में से 90 घटाओगे तो ये वाला एंगल कितना मिल जाएगा 90 डिग्री। और ये कैसे मिल रहा है बेटा, ये भी मिल रहा है आपको एंटी क्लॉकवाइज। कैसे मिल गया एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अगर ये सरफेस ना होता तो क्या ये लाइट ऐसे एक सीधी गई रहती, तो तुम सोचो कि अगर ये वाला 30 डिग्री है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा बेटा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, कोई शक नहीं, क्योंकि ये वाली लाइन को ये ब्लू वाली लाइन क्या कर रही है क्रॉस कर रही है, ठीक है, मतलब ये वाली लाइन को ये लाइन क्या कर रही है क्रॉस कर रही है। तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो साहब लाइट जा रही थी ऐसे, चली गई ऐसे, तो एक डेविएशन यहाँ पे मिलेगा और डेट इज द डेल्टा 3। अब इस डेल्टा 3 का वैल्यू कितना होगा, तो ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा कितना है बेटा 60 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेट डेविएशन निकालना है, यहीं पे लिख के देखते हैं। नेट डेविएशन बराबर कितना हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, ठीक है। आइए देखिए, ठीक है, आप एक काम कीजिए कि साहब आप मान लीजिए क्लॉकवाइज को, जो क्लॉकवाइज चल रहा है क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लो। एक काम करो, पहले लिखो यहाँ पे डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी है, तो डेल्टा 1 30 डिग्री आ रहे, किसमें बेटा क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, तो ये सर आपका क्लॉकवाइज में, शाबाश। डेल्टा 1 यही, डेल्टा 2 देखो, तो जो डेल्टा 2 आ रहा है सर वो आपको आ रहा है 90 डिग्री, और ये किस में आया बेटा क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में आया, एंटी क्लॉकवाइज में आया। और डेल्टा जो 3 आया वो कितना आ रहा है बेटा, वो आपको आ रहा है 30 डिग्री, और ये किस में आ रहा है बेटा क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी आपका सर क्लॉकवाइज में आ गया है, ठीक है। तो तुम सोचो कि क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जोड़ोगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो 30 ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहां ध्यान से देखिए, सेम डायरेक्शन को तो जोड़ोगे ना, तो जो नेट डेविएशन आएगा बेटा, है ना, वो क्या करोगे आप सबको जोड़ोगे, तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। तो एक काम करो, अगर आप क्लॉकवाइज आप क्या करो कि साहब देखो ये 30 जोड़ने पे ये 60 ही आ रहा है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज क्या हो रहा है 90 डिग्री, मतलब इन दोनों से इसके समेशन से भी ये क्या आ रहा है ज्यादा आ रहा है। तो तुम सोचो कि आप एंटी क्लॉकवाइज को ही मान लो पॉजिटिव, आप क्लॉकवाइज को क्या मान लो निगेटिव, ठीक है। तो ध्यान से देखो डेल्टा 1 क्या है 30 डिग्री, तो एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो क्लॉकवाइज को मान लो निगेटिव है, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 90, ये हो जाएगा माइनस का 30, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री कैसा आया क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, तो आप बेसिकली घटा किस में से रहे हैं बड़े 90 वाले में से, 90 डिग्री में से घटा रहे हैं, तो 90 डिग्री क्या है एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब जो आपका ये सोल्यूशन आएगा वो भी किस में आएगा एंटी क्लॉकवाइज में।
कुछ नहीं, ये डेविएशन निकालने का क्या है कि सेम वालों को जोड़ दो, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 30 30 60 डिग्री आ जाएगा। तो 60 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री बेटा एंटी क्लॉकवाइज। तो साहब आप घटाइए किस में से, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाइएगा ना, तो बड़े वाले को पॉजिटिव, बड़े वाले को 90 डिग्री, और ये किस में एंटी क्लॉकवाइज में है। तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव इसलिए मान लिया और क्लॉकवाइज को हमने नेगेटिव इसलिए मान लिया कि साहब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो साइन प्लस में आ जाएगा, और ये किस में आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में। यही आपका क्या मिल जाएगा बेटा, आंसर। अब ऐसा नहीं कि यहां पे फिर से i प्लस ई माइनस ए लगाएंगे बेटा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे ग्राफ। क्या पढ़ेंगे बेटा, ग्राफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।